लेक्चर नंबर 10 पार्ट ए। ओके, वहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में वेव, हीट एंड लाप्लास इक्वेशन, जिनको हमने कैटेगराइज किया था हाइपरबोलिक, एलिप्टिकल एंड पैराबोलिक इक्वेशंस में। तो अब यहाँ पे देखेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन को हम देखेंगे डिटेल में। तो वेव इक्वेशन एक तरीके की हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, वो हमको पता है। तो नेक्स्ट हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंसिडर अ टाइटली स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ठीक है, ये एक L लेंथ की, ये एक A और B के बीच में एक टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। मान लो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी है विदाउट एनी स्ट्रेच। ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेच, बट इसको स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, लेंथ L है विथ फिक्स एंड्स A एंड B। ठीक है, ये फिक्स एंड है विच सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट टेंशन T। मान लो इस स्ट्रिंग को हम ऐसे खींच के ऊपर पुल करें। ठीक है, तो एक टेंशन इसमें अप्लाई होगा, टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हमने बोला T। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, द टेंशन T विल बी कंसिडर्ड टू बी लार्ज एज कम्पेयर टू वेट ऑफ स्ट्रिंग सो दैट इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी आर नेग्लिजिबल। तो टेंशन T जो इतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी तो लगेगा ना, इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी लगेगा नीचे। ओके, तो उसके कंपैरिजन में टी जो है तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओनली बस इस स्टेटमेंट में हमने यही बोला है। तो एक स्ट्रिंग ली हमने ए और बी के बीच में, जिसकी लेंथ एल है, जिसमें हमने पुल करके एक टेंशन अप्लाई किया कैपिटल टी, जो कि काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस स्ट्रिंग में कुछ ऐसी वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपको दिखाऊं। लेट द स्ट्रिंग बी रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मान लो ये रेस्ट में है, इसको पुल करके छोड़ा, या तो आप यहाँ से फोर्स लगा सकते हो, या तो ये फिक्स एंड बी की जगह एक हैंड हो सकता है। तो लेट द स्ट्रिंग बी रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अलाउड टू वाइब्रेट लाइक दिस। तो हमने क्या देखा, एक स्ट्रिंग है, अगर ये एक फिक्स एंड पे यहाँ पे जुड़ी है और यहाँ पे आपने इसको पकड़ के वाइब्रेट कर दिया, तो वैसे इसमें वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हमारे पास अभी तक क्या क्या आया, लेंथ एल है। ओके, उसमें फोर्स जो अप्लाई किया वो है टी, या टेंशन बोल लो, फोर्स बोल लो, कैपिटल टी। अभी तक हमारे पास ये आया। अब ये जो, लेट मी शो दिस, ये जो वेव जनरेट हो रही है, तो इसकी एक इक्वेशन होगी, जो कि वेव इक्वेशन जो हमने एक स्पेसिफिक वेव इक्वेशन पढ़ी थी उसी के इक्वल होगी, जो कि होती है del 2y अपॉन del t स्क्वायर, जिसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और इसीलिए हमने इसको बोला है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू सी स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। तो t एंड x के टर्म्स में हम y का रिलेशन लिख रहे हैं। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेयर, हाँ एक चीज और यहाँ पे, मास ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मास ऑफ स्ट्रिंग हमने छोड़ दिया था। तो वेयर सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर इज व्हाट, सी स्क्वायर इज कोफिशिएंट, तो दिस सी स्क्वायर इज टी बाई एम। ओके, एम बी द मास, इसको यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, एम बी द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में जो मास है ऑफ द स्ट्रिंग। और ये जो इक्वेशन है, द above partial differential equation is called the one dimensional wave equation। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रिंग हमने इसको डिफाइन किया है, तो सी स्क्वायर इज, ऊपर क्या है इसके ऊपर, टेंशन इन द स्ट्रिंग अप्लाइड, नीचे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम बोल रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ
मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देन पहले आप उसको जाके देख ले, आई थिंक लेक्चर 6 और 7 होगा, एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आए। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन को हमने अज्यूम किया एक वाई इज एक्स और एक्स एंड टी, मतलब इन पे डिपेंड करता है, उसको हमने कैपिटल एक्स एक्स एंड कैपिटल टी टी ले लिया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जो वेव इक्वेशन। इसको देख लेते हैं एक बार। y के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी एन एक्स के रेस्पेक्ट में हम y को पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो डेल टू वाई अपन डेल टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर सी स्क्वायर इज टी बाई एम डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको याद करेंगे। अच्छा, याद करने का ये नहीं कि मतलब मेमोराइज मत करो, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप y को डबल डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इधर t के रेस्पेक्ट में, एक बार x के रेस्पेक्ट में, और जो आपने कोफिशिएंट लिया उसको भी स्क्वायर में लिख लो और उसको लिख लो टी बाई एम के इक्वल। ठीक है, तो याद तो कुछ स्पेसिफिक करना नहीं है, याद अपने आप हो जाता है, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी डिनोट करना पड़ेगा वेयर एक्स क्या है टी क्या है, तो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो हमने ये भी डिफाइन कर दिया। अब इसी को सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, देन व्हाट विल वी गेट, एक्स टी वन वन इजकल टू सी स्क्वायर एक्स, टी वन वन नहीं, टी सेकेंड ऑर्डर का बोलो, ठीक है। टी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड लाइक दिस एक्स डबल डैश टी। अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सी स्क्वायर हमारा वहाँ पे था ऑलरेडी, और ये हमने जो हमारे टर्म्स हुआ करते थे डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू, इसको हमने लिखा है एक्स टी डबल डैश, एंड डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू, इसको हमने लिखा है एक्स डबल डैश टी। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल से चलना है चीज़ों को लिंक करते हुए शुरू से ही। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। इसको हम के अज्यूम कर लेंगे जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसको हमने के अज्यूम कर लिया। एंड देन कंसिडर एक्स डबल डैश माइनस के एक्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को कंसिडर करें, ये ठीक है सब कुछ इक्वल है, तो एक बार में हम इतने कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई और माइनस इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 4 लिया। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम इसको और इसको कंसिडर करें तो आपका टी डबल डबल माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 5 आ गई। दिस विल बिकम इक्वेशन 5। ठीक है, अब हमको इक्वेशन 4 5 को सॉल्व करना है, सॉल्विंग एंड सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 2 वी गेट द फॉलोइंग पॉसिबल। ठीक है, सॉल्व किया एंड इसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, ये इक्वेशन, ठीक है, एक्स इंटू टी। अब हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखते हैं हमारा क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें। y इजकल टू सी वन ई रेज टू पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू माइनस पी एक्स। ठीक है, ये इसका सी एफ आ रहा है, सी थ्री ई रेज टू पी टी
प्लस C4 ई रेस टू माइनस CPT। ठीक है, अब इसके अगर रूट्स, इसको हमने क्या किया है, रूट्स निकाल के हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसके रूट्स जब निकलेंगे तो यहाँ पे KC दोनों होंगे और यहाँ पे ओनली K, तो उसको हमने कांस्टेंट अलग माना है P। तो ये C का जो टर्म है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ सही से। ये जो C का टर्म है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये 5 का सॉल्यूशन है, ये 5 का सॉल्यूशन है जिसमें C का टर्म इंक्लूड हो रहा है। एंड देन C1 cos px प्लस C2 sin px। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C3 cos pt cos CPT प्लस C4 sin CPT एंड C1x प्लस C2 C3t प्लस C4। तो इस फॉर्म में फाइनल हमने सॉल्यूशन y का लिखा है। तो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आए। ठीक है, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के। अब हमको अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हमें अपना मतलब अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को यूज करना है। जैसे कि स्ट्रिंग वाले में हम बात करें तो हमारा जो y है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एक्स एंड टी का। ठीक है, अब जहां बात पीरियड की आई, पीरियोडिक की आई, तो वहां पे आपकी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, क्योंकि साइन एंड कॉस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो हम ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको चूज करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो मोस्टली हम इसको यूज करेंगे और इसकी मदद से हमें करना क्या है। ठीक है, ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया। अच्छा, ये आपको यहाँ तक प्रूफ, आपको अगर क्वेश्चन में प्रूफ आता है, थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो ये, वरना आपको बस इसको यूज करके C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज निकालनी है और आपको फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिखना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है। तो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन की मदद से आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के बाद हमारा लेक्चर खत्म होगा। तो पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशंस एंड दूसरी चीज़ होती है बाउंड्री कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी इलास्टिक स्ट्रिंग वाले केस में। तो आपकी बाउंड्री कंडीशंस, आपको सब कुछ जीरो लेना है। y इजकल टू जीरो व्हेन x इजकल टू जीरो एंड y इजकल टू ऑल्सो जीरो व्हेन x इजकल टू l। x आपका क्या है, लेंथ, आपका जीरो से l तक जाएगा, ये x है। y जो है आपका वो ऑलवेज जीरो रहेगा। इनिशियल कंडीशंस क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। y इजकल टू एफ एक्स एंड डेल वाई अपॉन डेल टी इजकल टू जीरो व्हेन t इजकल टू जीरो। ठीक है, तो जब t जीरो होगा तो डेल वाई डेल टी जीरो होगा एंड दो कंडीशन होगी हमारी, y इजकल टू एफ एक्स के इक्वल होगा। अब ये जो इक्वेशन ली थी हमने, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख भी देता हूँ। ये इक्वेशन है आपकी y इजकल टू C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। एकदम सिंपल है। एक बार आपका P आपका तो वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा x के टर्म्स में, एक बार y के टर्म्स में, t के टर्म्स में, तो CP वहाँ पे C एडिशनल ऐड हो जाएगा, तो CPT और cos एंड sin के टर्म्स में C1 C2 C3 C4 आपके कांस्टेंट है। अब ये सारी कंडीशंस अगर हम इस इक्वेशन में लगा दें तो हमारा भी है
तो हमें क्या मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट है, और ये ही हमको याद रखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। y इजकल टू समेशन n 1 इजकल टू 1 से इन्फिनिटी तक, इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ए एन अपना कोफिशिएंट है, कॉस एंड साइन के टर्म्स आपके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये पीरियोडिक कंडीशंस जब हमने अप्लाई कर दी तब की बात है। तो कॉस के अंदर होगा एन पाई सी टी अपॉन एल एंड एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये फोरियर सीरीज के उसमें लिख दिया रेस्पेक्ट में। ए एन क्या है हमारा कोफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू भी हमको लिखनी पड़ेगी, तो 2/L 0 से t एफ एक्स। अच्छा मैं बोलूँ, अगर आप फोरियर सीरीज वाले लेक्चर पहले पढ़ लें एंड देन इस पे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोरियर सीरीज अगर किसी को क्लियर है तो उसको जो ये इतना रिलेशन हम जो कर रहे हैं तो उसको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर उसको फोरियर सीरीज क्लियर है। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक हमको समेशन करना है। ए एन अपना कोफिशिएंट है, कॉस और साइन के टर्म्स में मैंने लिखा है एक बार एन पाई, ये हमें पता है कि टी वाले के संग सी आएगा, एन एक्स अलोन है एन पाई एक्स अपॉन एल, तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। A string is attached and fastened to 2 points। ठीक है, एक स्ट्रिंग को 2 पॉइंट के बीच में अटैच करके और फास्टन करके छोड़ दिया है, जो कि L डिस्टेंस अपार्ट है। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म, डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म। ठीक है, हमको एक इक्वेशन भी देखिए, इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को ऐसे मतलब ऊपर खींच के या इस तरफ जिस तरफ भी खींच के छोड़ दिया तो उसमें मोशन स्टार्ट हो गया। फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज एट टाइम टी इजकल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही हमने रिलीज किया है इसको, मतलब खींच के जैसे ही रिलीज किया छोड़ दिया है, तो वो टाइम टी इजकल टू 0 है जहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी है कि वेव जनरेट होगी। अब जैसे बात स्ट्रिंग की आई तो हमको तुरंत आना चाहिए कि ये वेव इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये हमको y का रिलेशन भी दिया है, फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट टाइम t इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, किसी भी पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, मान लो ये इसकी x डिस्टेंस इनिशियल है। ठीक है, दिस इज इनिशियल डिस्टेंस। तो ऐसे वेव जनरेट होने के बाद ये किस डिस्टेंस पे होगा एट टाइम t, कुछ भी टाइम है उस t पे कहाँ होगा। हमको 4 ऑप्शन दिए, y ऑफ एक्स टी का रिलेशन हमको बताना है। एक बार ए साइन है एंड कॉस पाई सी टी बाई एल, साइन के संग पाई एक्स है। एक बार साइन है, मैं साइन वाले टर्म्स को ये कर रहा हूँ, साइन है तो साइन है, दूसरा भी ऐसे उसको फ्रेम किया गया। एक बार कॉस है, कॉस के संग पाई एक्स है, और फिर कॉस है एंड कॉस है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है, अगर आपको ये याद हो, मैंने यहाँ पे दोबारा भी लिख दी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस एंड साइन के टर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है साइन साइन एंड कॉस कॉस वाले, ये तो हो गए गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, साइन एंड कॉस, कॉस एंड साइन के टर्म में। अब हमको बस ये करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कि साइन वाले के संग एक्स का टर्म है और कॉस वाले के संग एक्स का टर्म, हमको बस ये बताना है कि एक्स का टर्म किसके संग रिलेट करता है। तो हम अपनी इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द गिवन प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। तो वो हमको क्या दी हुई है, हम अपने ऑप्शंस देखते हैं बस। तो बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन डेल वाई अपॉन डेल टी इजकल टू 0 व्हेन टी इजकल टू 0। ठीक है, टी इजकल टू 0 पे डेल वाई डेल टी 0 है। तो इससे हम अपनी इसी इक्वेशन पे पहुंचते हैं।
ओके, इसी इक्वेशन पे पहुंचते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। ठीक है, द इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स तो रहेगा, टी जीरो है, तो उस टाइम पे ए साइन पाई एक्स बाई एल है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा A1 इजकल टू ए एंड A2 इजकल टू A3 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को 1 रखेंगे। ठीक है, तो n को 1 रखेंगे मतलब cos पाई c, t को 0, इस हिसाब से हमारा जो A1 होगा वो a के इक्वल आ जाएगा, एंड A3 इजकल टू A2 इजकल टू सारे जो हैं वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। A1 जो हमारा सिर्फ A1 है, ठीक है, वो हमारा a के इक्वल है, बाकी सब 0 है। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, तो y ऑफ एक्स टी इजकल टू a साइन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं ना, एक बार हमने 1 रखा, एक बार 2 रखा, सारे टर्म्स हमको समेसन है मतलब प्लस करने हैं, मतलब 1 का टर्म प्लस 2 का टर्म प्लस 3 का। अच्छा, बाकी सारे टर्म्स के कोफिशिएंट आ गए 0, तो हमारा सिर्फ 1 का टर्म बचा। तो A1 हमारा a है, तो हमने a उसको मान लिया। ठीक है, A1 को हमने a माना है कांस्टेंट, ए हो जाएगा। अब ये पूरी चीज़ तो चली गई, तो केवल a इंटू, ठीक है, तो साइन का टर्म पाई एक्स बाई एल, ठीक है, ये पाई एक्स बाई एल एन 1, एंड कॉस का टर्म पाई सी टी बाई एल। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये हमारा सॉल्यूशन किस में था, ठीक है, साइन पाई बाई एक्स बाई एल एंड कॉस, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये काफ़ी मतलब अलग तरीके का टॉपिक है। ठीक है, यूजुअल टॉपिक नहीं है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, वेव हो गया, मैकेनिक्स, और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, फोरियर सीरीज, एक्सपेंशन, ये सब ऐड है। तो इतनी आसानी से इसको नहीं समझ सकते, लेकिन इसको किया जा सकता है। तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार इसको और दिखा देता हूँ। समीशन n इजकल टू 1 से लेके इन्फिनाइट तक, उसका कोफिशिएंट जो है वो है an। ठीक है, an मतलब a1 a2 a3 प्लस so on, cos n पाई सी टी अपॉन एल एंड साइन n पाई x अपॉन एल। तो n पाई तो हमारा इनबिल्ट रहता ही है, बस ये हमारा कोफिशिएंट एक बार सी टी है, एक बार x है, मतलब सी टी बाई एल और x बाई एल।